हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरवीर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस में। तो देखिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और किस तरह से भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया गया। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो हमारा जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में जानेंगे तथा जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने अलग अलग वीडियो में पढ़ा। आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि हमारा जो ये भारतीय संवैधानिक विकास का चैप्टर चल रहा है, इसे हम 2 चरणों में पढ़ेंगे, जिसका कि पहला चरण ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के रूप में पढ़ा। यह भारतीय संवैधानिक विकास का प्रथम चरण था, जो कि यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि 1858 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है, उसके शासन को समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पर भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, यहीं से हमारे इस चैप्टर भारतीय संवैधानिक विकास का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर देश आज़ादी तक जितनी भी हमारे देश में एक्ट आए, अधिनियम आए, उनको जानेंगे हम ब्रिटिश क्राउन के शासन के रूप में, कि किस तरह ब्रिटिश क्राउन के शासन में भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1853 के चार्टर को पढ़ा तथा 1853 का चार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें हमने देखा कि 20 वर्षों के लिए जो कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार दिया जाता था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, यानी इसकी कोई समय सीमा उस समय निर्धारित नहीं की गई थी। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से किसी न किसी तरीके से समाप्त करने का मन बना चुका था। इसी बीच में 1857 की एक महत्वपूर्ण घटना हमारे देश में हो जाती है, जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है, एक सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 1857 की जो क्रांति हुई उसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण तथा सैनिक कारण तथा 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण कारणों में से, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ही इस क्रांति होने के महत्वपूर्ण कारण रहे। देखिए दोस्तों, 1857 की जो हमारी क्रांति हुई, हमारे देश में जो क्रांति हुई, महत्वपूर्ण क्रांति, यह हमारा इतिहास का चैप्टर है। इसे हम इतिहास में पढ़ेंगे कि ये 1857 की जो क्रांति थी इसके क्या महत्वपूर्ण कारण थे, इसको विस्तार से हम इतिहास में पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग स्पेशली 1857 की क्रांति एवं उसकी असफलता के कारण नाम का एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। देखिए दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी यह कोई तत्कालीन घटना का कारण नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कई सालों से चली आ रही दमनकारी नीतियों, शोषणकारी नीतियों तथा अन्यायपूर्ण नीतियों का परिणाम था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसानों का शोषण करना, जमींदारों का शोषण करना, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना तथा देशी रियासतों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति
तथा हमारे सामाजिक कार्यों पर हस्तक्षेप, धार्मिक कार्यों पर हस्तक्षेप करना ही इसका परिणाम था, जिस वजह से इस क्रांति ने पूरे देश में हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार तथा शोषणकारी नीतियों से त्रस्त भारतीय सिपाही तथा भारतीय जनता इस लड़ाई के जरिए ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर इस आजादी की पहली लड़ाई में हर वर्ग ने हिस्सा लिया, परंतु दोस्तों थोड़ी सी कमजोरी रह गई, नहीं तो 1857 की क्रांति के समय ही हमें आजादी मिल गई होती। यदि थोड़ी सी हमारे अंदर यूनिटी की कमी ना रही होती, या उस समय संसाधन थोड़ा बेहतर रहे होते, या फिर हमें कोई अच्छा लीडर लीड कर रहा होता, तो दोस्तों इन सब चीजों के अभाव के कारण अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता के साथ दबा दिया था। लेकिन अंग्रेजों की भी इस युद्ध में बहुत हानि हुई और यह बात भी हमें देखने को मिलती है कि भारत के लोगों को इस क्रांति में भले ही जीत मिली ना मिली हो, लेकिन यह बात सत्य है कि इस क्रांति ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। यानी 1857 की क्रांति का जो हमारा उद्देश्य था, जिस लड़ाई के लिए, जिस आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे, भले ही वह पूरा ना हो सका, लेकिन हमारे देश में जो कंपनी का शासन चल रहा था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस घटना के बाद यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटेन की संसद या ब्रिटिश क्राउन ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त करने का प्लान बना लिया था। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन, आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्योंकि कई बार पेपरों में प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। इन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित करने हेतु एक विधेयक लाया था। दोस्तों यह जो विधेयक था ये लॉर्ड पामस्टन के समय ही लाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ कारणवश उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, जिस वजह से इस विधेयक को पास होने की प्रक्रिया वहीं पर रुक गई तथा कुछ दिन बाद वहां पर फिर दोबारा चुनाव हुए और नए प्रधानमंत्री बनकर आए लॉर्ड डर्बी। आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड डर्बी नए प्रधानमंत्री आए। इन्होंने पुनः उस विधेयक को संसद में पेश किया तथा वहां पर वह विधेयक संसद में पास होने के बाद उसके बाद वह अधिनियम महारानी विक्टोरिया, जिसे हम ब्रिटिश क्राउन भी कहते हैं, ब्रिटिश ताज भी कहते हैं, उनके पास अंतिम रूप से हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। जैसे हमारे देश में संसद में यदि कोई विधेयक पास होता है, दोनों सदनों में विधेयक पास हुआ और अंतिम रूप में वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह विधेयक पारित माना जाता है, वह एक कानून बनता है और देश में लागू किया जाता है। ठीक उसी प्रकार महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर होने के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम के नाम से यह विधेयक पास हुआ, यह अधिनियम बना और भारत में लागू करने का आदेश दे दिया गया। देखिए दोस्तों, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर इस अधिनियम को, इस आदेश पत्र को पढ़कर इसकी घोषणा भारत में की। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह चैप्टर 1858 का भारत शासन अधिनियम के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान लाए गए तथा क्या क्या प्रशासनिक बदलाव किए गए। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, भारत में कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा भारत की जो सत्ता की बागडोर थी वो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के हाथ में सौंप दी गई थी। देखिए दोस्तों, 1858 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों में प्रमुख प्रावधान ये था कि अब भारत में कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और भारत में शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथ सौंप दी जाए। मतलब ये था कि भारत में जो क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित थे उन पर कंपनी के समस्त राजनीतिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए और वहां का पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हमारा दूसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर वायसराय का पद लाया गया तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था तथा भारत का गवर्नर जनरल भारत में कंपनी के शासन का नेतृत्व करता था, जो कि समस्त कार्यपालिका के कार्यों, विधायिका के कार्यों तथा सैनिक कार्यों के अधिकारों से युक्त था। परंतु अब जब 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया तो भारत में गवर्नर जनरल का जो पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर वायसराय का जो नया पद है उसका सृजन किया गया। वायसराय जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था और भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था। तो दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, जो कि 1858 के भारत शासन अधिनियम से पहले भारत का गवर्नर जनरल भी था। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो आपको यह ध्यान रखना है, यह वो व्यक्ति है जो अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय भी रहा। देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो पेपर में जब आप बैठोगे हॉल में तो वहां पर आपका आसान से आसान क्वेश्चन भी, आसान से आसान प्रश्न भी गलत हो जाता है। इसलिए दोस्तों, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर और आपको बड़ी मजबूती के साथ तैयारी में आगे बढ़ना है और तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो देश में जो गवर्नर जनरल होता था वह एक तरफ तो कंपनी का प्रतिनिधि है व्यापारिक कार्यों के संदर्भ में, जिस वजह से वह भारत का गवर्नर जनरल है, परंतु 1858 के प्रावधानों के अंतर्गत अब वह ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि भी है। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान देना है कि जब वह ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर कार्य करता है तब वह हमारे लिए वायसराय है, और जब वह कंपनी के प्रमुख के रूप में कार्य करेगा तब वह गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसलिए दोस्तों, उसके दोनों पदों की प्रवृत्ति उसके कार्यों से निर्धारित होगी। तो इसलिए दोस्तों, आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि जब वह ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर कार्य करेगा तो वह वायसराय कहलाएगा, और जब वह कंपनी के प्रमुख के रूप में कार्य करेगा तब वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। इसलिए दोस्तों, यहां से आपको ये बात क्लियर रखनी है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत का वायसराय उसी समय भारत का गवर्नर जनरल भी है, तो आपका आंसर हाँ में होगा। और एक चीज आपको यह भी याद रखनी है कि अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, तो कौन सा था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में सचिव पद लाया गया। सचिव पद लाया गया या मंत्री पद लाया गया। इसकी सहायता के लिए, जो मंत्री पद हमारे पास था, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद का गठन किया गया। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, आप लोगों ने पीछे भी इसके बारे में पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तथा 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में 2 बोर्डों का गठन किया गया था, कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कोड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के विकास के जो हमारे पहले वीडियो बने हैं उसमें आपने देखा होगा, इसके बारे में हम लोगों ने समझाया था कि कोड ऑफ डायरेक्टर को निदेशक मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रक मंडल कहा जाता था तथा यह दोनों संस्थाएं ही कंपनी के कार्यों का संचालन करती थी। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि यह एक द्वैत शासन प्रणाली थी, जिसे 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था
तथा इसके स्थान पर एक नए पद का सृजन किया गया जिसे भारत सचिव या भारतीय मामलों का मंत्री कहा जाता था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कैबिनेट लेवल का मंत्री हुआ करता था। तो हमारी ये जो दो संस्थाएं यहाँ पर कार्य कर रही थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोड ऑफ डायरेक्टर, उनके सारे अधिकारों को इसे दे दिए गए। तथा दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम सचिव किसे नियुक्त किया गया था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत का प्रथम सचिव 2 अगस्त 1858 को लॉर्ड स्टैनली को चुना गया था तथा इसके कार्यों में मदद के लिए इसके लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, जिसे भारत परिषद कहा जाता था या इसे गृह सरकार भी कहा जाता था। दोस्तों गृह सरकार के बारे में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि भारत सचिव और इसकी काउंसिल जो थी इसे मिलकर ही गृह सरकार कहलाती थी। भारत का सचिव परिषद का अध्यक्ष होता था तथा सभी महत्वपूर्ण कार्यों का निर्णयकारी जो संस्था होती थी वो भारत का सचिव और उसकी परिषद हुआ करती थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो 15 सदस्य हुआ करते थे परिषद में, इनको जो है हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, 8 और 7। ये जो 8 सदस्य होते थे इनका चुनाव ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाता था तथा 7 सदस्य जो आपके ये वाले हैं, इन 7 सदस्यों का चुनाव जो आपका निदेशक मंडल था, कोड ऑफ डायरेक्टर था, उनके द्वारा किया जाता था। देखिए दोस्तों, पद समाप्त कर दिए गए, पावर समाप्त कर दी गई, लेकिन जो पुरानी संस्थाएं यहाँ पर कार्य कर रही थी उनको, उनके सदस्यों को भी परिषद में नियुक्त किया गया था, क्योंकि ये लोग यहाँ पर कार्य कर चुके थे, इनको यहाँ पर कार्य करने का अनुभव था। ब्रिटिश क्राउन जो शासन अभी स्थापित हुआ है वह तो अभी नए थे, उनको यहाँ के बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी का शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया गया तो सारे के सारे अधिकारी यहाँ से हटा दिए जाएंगे और नए अधिकारी यहाँ पर लाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ सिस्टम में लोग वही है, सिर्फ सिस्टम में बदलाव किया गया। अब हम जो ये चीज देख रहे हैं ये सिर्फ सिस्टम में बदलाव ही तो है। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको और ध्यान देनी है, ये जो 15 सदस्य जो परिषद थी हमारी, इसमें से 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत में 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। जब इनकी नियुक्ति हो रही हो तो उस समय कुछ प्रावधान रखे जाते हैं कि इन्हें जो है 10 वर्ष तक के कार्य करने का अनुभव हो, और दूसरा यह है कि इन्हें 10 वर्ष से अधिक समय भारत छोड़े हुए ना हो। जब इनकी नियुक्ति हो रही हो तो उस समय 10 वर्ष से अधिक समय ना हुआ हो भारत छोड़े हुए। यह आपका कुछ प्रावधान थे। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि भारत सचिव अपनी परिषद के कुछ मामलों को छोड़कर अपनी परिषद के निर्णयों को ठुकरा भी सकता था, परंतु वह उन्हें पद से नहीं हटा सकता था। तथा भारत सचिव और उसकी परिषद में जो निर्णय होते थे वो बहुमत के आधार पर होते थे। यानी आपको पता है दोस्तों कि लोकतंत्र में बहुमत का कितना महत्व है, इसलिए भारत के सचिव को साधारण मत देने का अधिकार तो था ही, लेकिन यदि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों पक्षों के मत बराबर हो जाए तो भारत सचिव को एक अतिरिक्त मत यानी निर्णायक मत देने का अधिकार भी प्राप्त था। और दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि जो हमारे देश में जो वायसराय था वह भारत सचिव के आज्ञा अनुसार ही कार्य करता था। यानी ये समझ लीजिए कि भारत का जो वायसराय है वो भारत सचिव के आज्ञा मानने के लिए बाध्य था। और एक चीज आप और ध्यान देनी दोस्तों कि भारत सचिव हो चाहे उसे कार्यकारिणी परिषद, इनका जो वेतन भत्ते हैं वो कहां से दिए जाते थे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनके सभी वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाते थे। तथा दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऋण चल रहा था, पहले से जो चल रहा था, उसकी भरपाई भी कहां से होगी, भारत के संचित निधि से। तो देखिए दोस्तों, कार्य करेंगे ब्रिटेन के लिए और ऋण दिया जाएगा और वेतन दिया जाएगा भारत संचित निधि से। तो देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा लूटा है हिंदुस्तान को, बहुत ज़्यादा खोखला किया गया इन हिंदुस्तान को इन अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तथा आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।